आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। भारत का इकलौता विदेशी मिलिट्री बेस जो अब नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये कहानी सिर्फ एक बेस की नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, बदलती स्ट्रैटेजी और दुनिया में पावर को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए की है। लेकिन इस कहानी में जाने से पहले चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। एक ग्लोबल सुपर पावर का मतलब क्या होता है? उसका फुटप्रिंट कैसा दिखता है? अच्छा, जरा सोचिए, अमेरिका के दुनिया भर में कितने मिलिट्री बेस होंगे? क्या लगता है, 100, 200? नहीं, जवाब आपको चौंका देगा। 750 से भी ज्यादा। सोचिए, अंटार्कटिका को छोड़ दें तो लगभग हर कॉन्टिनेंट पर अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है। ये एक जबरदस्त नेटवर्क है जिसे बनाने में दशकों लगे हैं। और अब इसकी तुलना भारत से कीजिए, जहां अमेरिका के 750 से ज्यादा बेस हैं। वही भारत का जो एक था वो भी अब 0 हो गया है। यही कॉन्ट्रास्ट हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान के ऐनी एयरबेस की। यही वो बेस था जिसे भारत ने 2022 में बिल्कुल चुपचाप खाली कर दिया। मतलब कोई बड़ी खबर नहीं बनी, कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस वो बहुत गहरे हैं। तो सवाल ये है कि भारत का वहां से जाना इतनी बड़ी बात क्यों है? ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एआनी एयरबेस भारत के लिए इतना कीमती था ही क्यों? आईएनए एयरबेस की कहानी कई चीजों के एक साथ होने से शुरू हुई थी। सोचिए, 1999 का कारगिल वॉर हुआ, जिससे भारत को समझ आया कि इंटेलिजेंस में कितनी कमी है। उसी दौर में भारत अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को चोरी छिपे सपोर्ट कर रहा था। और फिर 9/11 हो गया, जिसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ही बदल दी। इन सब वजहों ने मिलकर इस बेस की नींव रखी। और भारत ने इस बेस पर छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। एक पुराना बेकार पड़ा सोवियत जमाने का अड्डा, उसे एक मॉडर्न एयरबेस में बदलने के लिए करीब करीब $100 मिलियन खर्च किया गया। रनवे को लंबा किया गया, नए हैंगर बने, मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाए गए। मतलब एक पूरा मेकओवर किया गया। आईएनई की जो लोकेशन थी ना, वही उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। आप सोचिए, वहां से उत्तरी पाकिस्तान पर नजर रखना कितना आसान था। अफगानिस्तान में घुसने के लिए पाकिस्तान का चक्कर नहीं काटना पड़ता था, एक डायरेक्ट एंट्री पॉइंट मिल गया था। इतना ही नहीं, वेस्टर्न चाइना में क्या चल रहा है उस पर भी नजर रखी जा सकती थी। कुल मिलाकर ये सेंट्रल एशिया में भारत की मौजूदगी का एक जबरदस्त सिंबल था। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर ये बेस इतना ही जबरदस्त था, इतना स्ट्रेटेजिक था, तो फिर भारत ने इसे छोड़ा क्यों? इसका जवाब सीधा नहीं है। इसके पीछे कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई वजहों का एक पूरा जाल है। तो वो क्या वजहें थीं, क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत को अपना इकलौता विदेशी मिलिट्री बेस छोड़ने पर मजबूर कर दिया? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था जियोपॉलिटिकल प्रेशर। देखिए, भारत उस इलाके में अकेला था और जो बाकी बड़ी ताकतें थीं उन्हें यह बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि ताजिकिस्तान ने लीज रिन्यू करने से मना कर दिया, लेकिन असल कहानी इसके पीछे है। असल में रूस और चीन का दबाव बहुत बढ़ गया था। रूस सेंट्रल एशिया को अपना बैकयार्ड मानता है। उसे वहां किसी और बड़ी मिलिट्री पावर की मौजूदगी अच्छी नहीं लग रही थी। और चीन तो वैसे भी भारत की मौजूदगी का विरोध कर ही रहा था, और ताजिकिस्तान पर उसका इकोनॉमिक दबदबा भी बहुत ज्यादा है। अब आते हैं दूसरी वजह पर, और वो ये थी कि जिस मकसद के लिए ये बेस बनाया गया था, वो मकसद ही अब उतना रेलेवेंट नहीं रहा था। सिचुएशंस बदल गई थी, दुनिया बदल गई थी। जैसा कि डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर रिटायर्ड कहते हैं, जिन एम्बिशंस के साथ भारत ने शुरू किया था वो कभी पूरी तरह से पूरे हो ही नहीं पाए। और सच भी यही है, ये बेस कभी अपनी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट ही नहीं कर पाया। अपने आखिरी के 8-10 सालों में तो ये एक ऑपरेशनल बेस से ज्यादा बस एक ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की जगह बनकर रह गया था। देखिए, जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी थी। जिस नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए ये बेस बना था, वो तो अब था ही नहीं। फिर 2021 में तालिबान वापस अफगानिस्तान की सत्ता में आ गया, जिसने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और जब भारत ने तालिबान से सीधे बात करना शुरू कर दिया, तो फिर इस बेस की जरूरत और भी कम हो गई। अच्छा, अब जरा एक स्टेप पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। ऐनी से निकलने का फैसला असल में भारत की एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। भारत जो ग्लोबल पावर का गेम है ना, वो थोड़े अलग रूल से खेलता है।
दुनिया में पावर दिखाने के दो मॉडल हैं। एक है अमेरिका वाला मॉडल, जगह जगह परमानेंट बेस बनाओ, जो बहुत महंगा और पॉलिटिकली कॉम्प्लिकेटेड होता है। और दूसरा है भारत का मॉडल, जो हमारी नॉन अलाइंड हिस्ट्री से निकला है। ये है एक्सेस ओवर ओनरशिप का मॉडल। मतलब खुद के बेस बनाने के बजाय दोस्त देशों के साथ एग्रीमेंट करो और जरूरत पड़ने पर उनकी फैसिलिटीज इस्तेमाल करो। और भारत की इस एक्सेस वाली स्ट्रैटेजी को एक और चीज ने बढ़ावा दिया। वो थी चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। चीन ने इंडियन ओशन में हमारे आसपास पोर्ट्स और फैसिलिटीज का एक जाल बनाना शुरू कर दिया, जिसे भारत ने अपने खिलाफ एक घेराबंदी की तरह देखा। तो इसके जवाब में भारत ने क्या किया? चीन की नकल नहीं की, उसने बेस नहीं बनाए, बल्कि भारत ने अपनी एक्सेस वाली पॉलिसी को ही और मजबूत किया, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स भी कहते हैं। जैसे ओमान के दुकम पोर्ट का एक्सेस ले लिया, इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट का एक्सेस लिया, मॉरिशस और सेशल्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। मतलब एक फ्लेक्सिबल नेटवर्क बनाया चीन को काउंटर करने के लिए। तो ठीक है, आईनी तो अब चला गया है, तो अब आगे क्या? भारत अपनी स्ट्रेटेजिक एनर्जी अब कहाँ लगा रहा है? अब भारत एक मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। पहला, ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाई जा रही है। दूसरा, उज़्बेकिस्तान के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत किया जा रहा है। तीसरा और सबसे जरूरी, अपना पूरा फोकस इंडियन ओशन की तरफ, मैरीटाइम सिक्योरिटी पर शिफ्ट किया जा रहा है। और हां, अफगानिस्तान के साथ भी धीरे धीरे बहुत सावधानी से रिश्ते बनाए जा रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां मिलिट्री बेस को पावर का सिंबल माना जाता है, क्या भारत का ये ओनरशिप के बजाय एक्सेस वाला रास्ता एक स्मार्ट मूव है, या फिर ये एक स्ट्रैटेजिक मजबूरी है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।